इसके अलावा सभी राज्यों में जो इन्हीं वर्षों में जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, राजस्व प्राप्ति के लिए जो ब्याज लिए गए हैं, ब्याज पर व्यय किया गया है, हम लोग 22-23 में 12.6% खर्च करते थे। 23-24 में यह घट करके 12.30%, यानी ब्याज पर जो धनराशि होती है वह हम लोग यहां से राजकोष से देते हैं और पैसे में कमी आ रही है। इसका मतलब हमने उधार कम ले रहे हैं, हम स्वयं के ही अपने पास से, अपने बजट से उतना धनराशि दे रहे हैं और वह एक अच्छी दिशा है। 12.6%, 12.3% और 24-25 में यह घट करके 12.1% रहा है। यह राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष जो राज्यों में, विभिन्न राज्यों, देश के अंदर के अन्य राज्यों में और उत्तर प्रदेश में यह क्रमशः 10.3, 9.4 और 8.9% है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में, जो अब इस देश के अन्य जो राज्य हैं उनमें यह 12.6, 12.3 और 12.1% है, तो उत्तर प्रदेश में घट करके 10.3, 9.4 और 8.9% है। इसी प्रकार से जो प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सभी राज्यों की कर के, स्वयं के कर से प्राप्त का जो औसत वर्षों में जो रहा है, वह प्रदेश किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश ने अच्छा कलेक्शन इसके माध्यम से किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि देश की के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी की क्या भूमिका है। देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक संसाधन के बावजूद 1950 से लेकर 2017 तक प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह 12.75 लाख करोड़ तक पहुंची थी। 2017 से जब उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों पर विश्वास किया और इन 8 वर्षों में हम लोग प्रदेश की जीएसडीपी को इस 24-25 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, मार्च 2025 तक 12.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 27.71 लाख करोड़, यानी दोगुने से ज्यादा पहुंचाने में हम लोग इसको सफल हो रहे हैं। देश की जीडीपी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी पहले 7वें स्थान पर थी, आज वो नंबर 2 पर आ गई है। हम अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अंदर जीडीपी की जो वृद्धि दर है वह 9.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 23-24 में अगर देखें तो 11.6% है। एक सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। हमने कर चोरी को रोका है, रेवेन्यू के लीकेजेज को हमने समाप्त किया है, डिजिटल मैकेनिज्म को अपनाया है और उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में सबके सामने आया है। हमने एक एक पैसे का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए उस पैसे का उपयोग किया है। प्रदेश में 8 वर्ष में हमने एक भी टैक्स नहीं लगाया है। आपने इस बात को देखा होगा, जब हम टैक्स की बात कर रहे थे तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में हमने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ाने, दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और यह पिछले 8 वर्ष में विकास के पायदान पर या हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कुछ भी किया है बिना किसी टैक्स बढ़ाए हुए, यानी प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम है, प्रदेश में वैट की दर भी सबसे कम है और इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और यही राम राज्य की अवधारणा है। भगवान राम
भरत जी से इसी बात का उल्लेख करते हैं जब उन्होंने इस बारे में चर्चा की, उनसे कहा कि वे बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाए से, भूप भानु सो होय। यानी श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हमें प्रजा से कर ऐसा लेना चाहिए जैसे सूर्य लेता है, जैसे सूर्य समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सबको पता चलता है, खासकर तब जब जरूरत की जगह पर बरसता है और सभी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता न चले, पीड़ा न हो, लेकिन जब उसी टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में खर्च हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, तो जनता का कल्याण होता है, विकास इससे होता है। और हमारी सरकार इसी भाव के साथ, राम राज्य के इसी भाव के साथ कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है कि बजट में कैसे इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है। महोदय, इसके साथ ही डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश में सचमुच एक डिजिटल क्रांति आई है और उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज उभरा है। 17-18 में 122.84 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन था। 24-25 में यह बढ़कर के दिसंबर 24 में यह 1024.41 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश से हुआ है। और अगर डिजिटल लेन देन की चर्चा करें तो यह देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है और इसमें भी आधे से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब यह दिखाता है कि डिजिटल बैंकिंग आसान हुई है, गांवों तक इंटरनेट या वाईफाई की फैसिलिटी प्राप्त हुई है, वित्तीय जागरूकता और उपकरणों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हुई है। बैंकों की संख्या 20,416, 4,09,32 बैंक मित्र और वीसी सखी, 18,747 एटीएम, 4,40,000 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से यह बैंकिंग सुविधा भी प्रदेशवासियों को आज उपलब्ध कराई जा रही है। और डीबीटी ने, जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा कर रहे थे, डीबीटी ने उस भ्रष्टाचार की कमर पर सबसे कठोर प्रहार किया है। ये डीबीटी सचमुच बजरंगबली की गदा है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार कर रही है। और डीबीटी में लाभार्थी का पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। 11 विभागों की 207 योजनाओं की धनराशि, जिसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं हैं और 94 राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो कुल 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक हमने 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हमने प्रदेश में किया है एक वर्ष में। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2000 से लेकर 2017 तक, यानी इन 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश जो एफडीआई आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह कुल 3,300 करोड़ का था। और अकेले 17 से 24 के बीच में इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एफडीआई आया है 14,800 करोड़, 8 करोड़ का आया है, यानी 14,008 करोड़ का आया है, यानी उससे कई गुना ज्यादा आया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। बैंकिंग तंत्र यह किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है और उस रीढ़ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर
मैंने अभी जो बैंक की शाखाएं, वीसी सखी, एटीएम, बैंक के एटीएम और अन्य की चर्चा की, उसी तंत्र के बारे में चर्चा की है जो हमारी अर्थव्यवस्था के आधार बन रहा है। हमने बैंकिंग व्यवसाय में 2016-17 में कुल 12,75,000 करोड़ जमा होते थे बैंकों में। अब उत्तर प्रदेश में 24-25 में आप देखेंगे तो यह 29,66,000 करोड़ रुपए यानी 2.25 गुने से अधिक जमा हुए हैं पिछले 7 वर्ष के अंदर। ये एक वर्ष का है। और सीडी रेशो 16-17 में जो केवल 44-45% के बीच में अटक के रह गया था, आज वो बढ़कर के 61% तक पहुंचा है। प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अगर हम आरबीआई की बुलेटिन को देखें तो उन्होंने कहा कि बैंक व वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% की रेट से उत्तर प्रदेश देश के अंदर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय समावेशन की योजनाएं में जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अटल पेंशन स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। और देश के अंदर सर्वाधिक आयकर रिटर्न भरने वालों में अब उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। यानी हमारे यहाँ आयकर इनकम टैक्स के रिटर्न भरे जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और यह इसका सबसे बड़ा आधार बनता है। प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी की दर, आपने रोजगार की भी चर्चा की है, आपके समय में सपा की, आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बेरोजगारी की दर 17 से 19% तक थी और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर आप देखेंगे तो यह लगातार घटी है। खासतौर पर आज 23-24 में बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में 3.4% है और मैं आऊंगा इसमें भी चर्चा करने के लिए भी। अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों में इसकी देखेंगे तो यह अलग अलग राज्यों में इसकी दर अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में 6.7%, केरल में 7%, पंजाब में 6.1%, हिमाचल में 4.3% है। और अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं तो आपकी ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि 20 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए समाजवादी पार्टी ने 15 करोड़ रुपए आयोजन समारोह पे खर्च कर डाले थे। यह समाजवादी पार्टी का यह पारदर्शिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास के एक नए दौर को आज उत्तर प्रदेश अनुभव कर रहा है और इस नए कॉरिडोर की दिशा से उत्तर प्रदेश ने जो कुछ भी अनुभव किया है, मुझे याद है मैं एक समय मथुरा वृंदावन से आ रहा था, तो मैं जब आ रहा था तो हेलीकॉप्टर से मैंने देखा फर्रुखाबाद के ऊपर से मैं गुजर रहा था तो वहां कुछ लोग धरने में बैठे थे। तो मैं अचानक उत्सुकता मुझे हुई, मैंने देखा कि क्यों बैठे हैं। थोड़ा मैंने पायलट से आग्रह किया कि भाई तो थोड़ा नीचे तक दिखाओ यार, क्या है, क्या मामला है, क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वहां पर मैंने देखा कि एक बैनर लगा था, तो बैनर में लिखा था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। तो मैंने कहा भी खन्ना जी तो वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो मैंने वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाया। मैंने कहा भी ये सब बैनर कैसे था वहां। कहा साहब खन्ना जी अब आ ही नहीं रहे हैं, खन्ना जी तो हमारी बैठक को भी शाहजहांपुर के बॉर्डर पे ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों? का एक्सप्रेसवे के कारण विरोध चल रहा है। हमने कहा भी खन्ना जी को वहां के लिए भी घोषणा कर देनी चाहिए। भाई एक्सप्रेसवे का अपना एक अलॉटमेंट है, उस रूट पर है, हमें एनजीटी को भी देखना है, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी देखना है। गंगा हमारी विरासत की नदी है, देव नदी है, उसके प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं कोई
बाधा न खड़ी हो, एक्सप्रेसवे इस रूप में बनना है। लेकिन आपको चाहिए तो आप बोलिए, खन्ना जी घोषित कर देंगे, उनको कहे आप वहां से वो कर रहे हैं। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा खन्ना जी क्या हो गया? खन्ना जी ने कहा कि एक्सप्रेसवे आप अलॉटमेंट के तहत हो रहा है, शाहजहांपुर उसमें आ रहा है, अब उसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा घोषणा करके आइए वहां पे। और मुझे प्रसन्नता है कि 900 करोड़ रुपए इस बार फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी व्यवस्था दे दी गई है, और वह उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है। और मुझे लगता है कि लोग अब वहां के लोग गन्ना स्वयं ही नहीं चूसेंगे, बल्कि खन्ना जी को भी चुसवाएंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए भी हम लोगों ने यहां पर 200 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण और मिसिंग गैप के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये चल रहे हैं, काम और निर्माणाधीन है। इस वर्ष तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस बजट में कुछ नए कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें हम लोगों ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड, यानी जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बात की थी, वह उसका तो उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी एक जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, वह भी एक अच्छी व्यवस्था दी गई है। और इस बार प्रयागराज के लिए जब हम लोगों ने व्यवस्था दी है, तो इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली और शक्तिनगर, सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को, गंगा एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए, और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। महोदय, मुझे बहुत स्पष्ट करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के पैरेलल चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अलॉटमेंट, विदुरकुटी और सुख तीर्थ भी उसमें जुड़े, क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों की भी और जनता जनार्दन की भी मांग है, उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ भी हैं। और संभवतः मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो विदुरकुटी भी गया हूं और सुख तीर्थ भी कई बार जाके वहां प्रणाम कर चुका हूं। लेकिन अलॉटमेंट और फॉरेस्ट के उसको भी एनओसी, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसमें तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन पर अगर कहीं न्यायालय की बाध्यता नहीं होगी तो हमारा प्रयास होगा कि हम इन सभी तीर्थों को भी इसके साथ जोड़ें। लेकिन उस बाध्यता को भी हमें देखना पड़ेगा जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किए गए हैं, उनको देखते हुए सर्वे के बाद ही इन चीजों को हम देख पाएंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इनकी कनेक्टिविटी और इनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन तीर्थों को, चाहे वह माता शाकंभरी का शक्तिपीठ सहारनपुर हो और उसका बेहतर विकास हो, श्रद्धालुजन वहां हर सीजन में जा सके, सरकार उसके लिए हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। सुख तीर्थ ये भागवत भूमि है, वहां का विकास हो, सरकार ने इसके लिए सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया है। विदुरकुटी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब का विकास हो, यह सरकार की हार्दिक इच्छा, और सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, हम इसको पूरा करेंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने के लिए जो हम लोगों ने यह प्रस्ताव तो किए ही हैं, साथ साथ प्रयागराज में 2 नए सेतु, एक नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल और एक गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल, हम 2 नए सेतु के लिए भी 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किए हैं।